बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक बड़ी खुशी की खबर आई है खसूसन पाकिस्तान में। वो लोग जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं उनको यकीनन आज इस खबर से खुशी हुई होगी। शहरियार अफरीदी साहब, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके साथ जो सलूक किया गया इस रियासत की जानिब से, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से, उस पर नोटिस लिया गया आला अदलिया की जानिब से, तो उसमें एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, सहाफ़ी जो हैं वो चूंकि इस मुल्क में पहले भी सूरत हाल ये थी कि कुछ बहुत ज़्यादा महफूज नहीं थे, लेकिन आज एक और जो है वो इस हकूमत के जो स्याह कारनामे हैं उनमें दो सहाफ़ियों के हवाले से इजाफा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ बुशरा बीबी को भी आज थोड़ा सा अदालत से रिलीफ मिला है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में अपनी नौयत की एक पहली पेटिशन जो है, कम अज कम मेरी मालूमात के मुताबिक, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। बड़ी अहम पेटिशन कह सकते हैं उसको, वो क्या, उस पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज वो खुशी की खबर क्या है। नाजरीन, शहरियार अफरीदी साहब पर 9 मई के बाद से उन पर बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज किए गए। जब उनकी जमानतें हो गई तो फिर उनको उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी किए जाते रहे। तो अदालत आलिया इस्लामाबाद ने फैसला भी दिया कि उनको किसी मुकदमे में या उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने वो अदालती अहकामात को जो है वो पांव तले रौंदते हुए पै दर पे उनकी नज़रबंदी के अहकाम जारी किए। बिलाखिर अदालत के हुक्म पर उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक शहरियार अफरीदी जो है वो रिहा नहीं है। उनको एक किस्म का हाउस अरेस्ट है। उनके भाई का इंतकाल हुआ तो उनको जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने जाकर अपने जो फौत होने वाले भाई थे उनका मुंह हॉस्पिटल में जाके देखा। तो उनको चूंकि उनके जो उनके नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए थे, डीसी इस्लामाबाद जो हैं वो कोई इरफान मेमन साहब हैं, उनकी जानिब से, तो वो उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम अपना हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का जस्टिस बाबर सतार साहब ने जो है वो बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी थी और ये फैसला किया था कि ये तौहीन अदालत जो है उसका ट्रायल आप फेस करेंगे, और उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए थे। तो उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ जो शुरू करने का हुक्म था, उस हुक्म को उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए चैलेंज किया डिवीजन बेंच में। यानी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ उन्होंने डिवीजन बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की। तो आज जो है वो उनकी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो खारिज कर दी गई है, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दिया और उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। अब ये अपील खारिज होने के बाद कल जस्टिस बाबर सतार साहब की अदालत में बाकायदा तौहीन अदालत का जो केस है उसमें ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एक लिहाज से ये बड़ी अच्छी खबर है। वो लोग जिनकी गर्दनों में सरिये हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, खसूसन पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो गर्दन का सरिया है वो आपको पता ही है, लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते, अदालती अहकामात को मानने के ये रवादार नहीं है। और खसूसन ये 9 मई के वाकयात के बाद तो फिर ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान में जो एक बर्बरियत, वहशत और दरिंदगी का खेल खेला, बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने और वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मकामी इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर भी जिनमें शामिल हैं, जिनमें कमिश्नर्स भी शामिल हैं, सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इन लोगों के खिलाफ जो है वो, चूंकि ये रियासत का अहम सतून है और रियासत इसके बगैर इनकम्प्लीट होती है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हुकूमतें भी करने से पहले 100 दफा सोचती हैं। इमरान खान साहब के दौर में एक दफा ऐसा हुआ था, तो फिर लोगों ने जो है वो, इसी ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो काली पट्टियां भी बांधी थी बाजुओं पर और एहतजाज किया था। तो अब जो है ये आज जो फैसला हुआ है डिवीजन बेंच का, जिसमें डीसी इरफान मेमन की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज की गई है, ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। और पाकिस्तान में अदलिया को चाहिए कि इस किस्म के जो अदालती अहकामात को रौंदने वाले डिप्टी कमिश्नर्स हैं या कमिश्नर्स हैं या डीपीओज हैं या आरपीओज हैं, उनको निशान इबरत बनाया जाए। तौहीन अदालत केस की ना सिर्फ समाअत उनके खिलाफ शुरू की जाए, बल्कि तौहीन अदालत में इनकी माफ़ी को कबूल ना करते हुए इनको सजा भी होनी चाहिए, ताकि कल को
कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने से पहले 1000 दफा सोचा जाए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो भी फेस करने पड़ेंगे। DC इरफान मेमन साहब, आपने बड़ा जुल्म किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का जो जो सलूक आपकी इंतजामिया ने किया आपकी सरबराही में, वो काबिल मुआफ़ी नहीं है। और अच्छा है कि आपके खिलाफ ये ट्रायल हो रहा है। आप भी 6 महीने के लिए जेल जाएं ताकि आपको भी पता चले कि जेल में जब आदमी जाता है तो फिर उसके एहसासात क्या होते हैं, उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज पाकिस्तान की जो सियासी तारीख कह लें, इसको अदालती तारीख कह लें, या जो मर्जी इसको नाम आप दे सकते हैं, 9 मई चूंकि एक ऐसा वाक़या जिसमें पाकिस्तान में जिसमें बहुत सारी ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं, जिसके बाद तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें गिरफ्तार हुए, मुकदमात दर्ज किए गए, इमरान खान साहब के खिलाफ भी, उनकी पार्टी के दीगर लोगों के खिलाफ भी। और कुछ लोग तो अभी तक ऐसे हैं जिनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, जिनमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब भी शामिल हैं, उस्मान डार भी शामिल हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं वो शामिल हैं। और जिन लोगों की जमानतें हो गई हैं उनको जमानत के बावजूद दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे सनम जावेद हैं और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन। नाजरीन, इसके साथ साथ ये मुकदमात तो थे चलें, वो सियासी लोगों पर, वो सियासी लोग जो होते हैं उनकी बहरहाल कोई ना कोई पोलिटिकल एक्टिविटी होती है, रोल होता है, आप किसी हद तक कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को बगावत पर उकसाने के जो इल्जामात हैं वो सियासी लोगों के साथ साथ जो है वो सहाफ़ियों पर भी लगाए गए। इमरान रियाज साहब जो हैं उन पर भी ये मुकदमात दर्ज किए गए, बल्कि इमरान रियाज साहब को तो बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 4.5 माह के बाद उनको रिहा किया गया, और वो भी चूंकि अदालत के बहुत सख्त अहकामात थे। लेकिन इमरान रियाज साहब जिस हालत में बाहर आए हैं उनकी हालत जो है वो देखी नहीं जाती। 22 किलो उनका वजन भी कम हो चुका है, बोलने की सलाहियत उनकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और इसी तरह उनका जो यादाश्त का भी प्रॉब्लम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनके जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द और जल्द जो है वो शिफायाब करे और वो पहले की तरह जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करे। लेकिन आज नाजरीन ये हुआ कि पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हैं मुईद पीरज़ादा साहब और साबिर शाकिर साहब, तो 9 मई के वाक़यात में बगावत पर उकसाने में जो मुकदमात दर्ज थे उनमें आज मुईद पीरज़ादा और साबिर शाकिर साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कितना बड़ा ये तमाशा है इस मुल्क में। एक तो सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं कि जी ये लोगों को उकसा रहे हैं, और फिर अदालतें जो है वो भी मैकेनिकल मैनर्स में आंखें बंद करके बगैर विदाउट एनी रीजनिंग जो है वो इस किस्म के वारंट ऑफ अरेस्ट जो है परपिचुअल उनको जारी कर रहे हैं। सोचना चाहिए कि ये दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इजहार राय है, प्रेस को आज़ादी है, और दूसरी तरफ आज़ादी जो है वो ये है कि आप बोलने पर किसी शख्स के खिलाफ बगावत से पर उकसाने का मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके नाकाबिले जमानत और फिर दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर देते हैं। नाजरीन, उसके साथ साथ पाकिस्तान में एक अपनी नौयत की बड़ी अहम पेटिशन, और मेरे नज़दीक तो मेरी मालूमात के मुताबिक ये पहली है। राजा मोहम्मद इरशाद साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने एक पेटिशन फाइल की है। उस पेटिशन बुनियादी तौर पर वो जो मिसिंग पर्सन हैं पाकिस्तान में, बलोच जिनमें ज्यादातर शामिल हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिनको बगैर किसी जुर्म के या बगैर उनकी फैमिली को बताए किसी अदालत में पेश किए बगैर उनको कई सालों से जो है वो हिरासत में रखा हुआ है पाकिस्तान में कुछ इदारों ने। तो उन्होंने पेटिशन फाइल की है अंडर आर्टिकल 184(3), जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में आर्मी चीफ और फौज के किरदार का तयन किया जाए। और ये पाकिस्तान में कम से कम मेरी मालूमात के मुताबिक अपनी नौयत की ये पहली पेटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो दायर की गई है। फिर इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात दायर किए जाते हैं या इसको एज इट इज़ समात के लिए फिक्स कर दिया जाता है, इसका तो फैसला भी होना है। लेकिन ये पेटिशन जो है वो बहरहाल फाइल हो गई है, और इस पेटिशन में नाजरीन वफाक जो है उसको फरीक बनाया गया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, और वज़ीर आज़म को भी फरीक बनाया गया, उनके सेक्रेटरी के थ्रू आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको भी फरीक बनाया गया, लॉ मिनिस्ट्री को भी इसमें फरीक बनाया गया, वजारत दिफा को भी इसमें फरीक बनाया गया। तो इन लोगों को फरीक बनाया गया। अब देखते हैं होता क्या है, इस पर समात होती है या रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इसको एतराज़ात के साथ राजा मोहम्मद इरशाद साहब को वापस करता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में किसी न किसी ने तो ये तयन करना है कि इस मुल्क पर हक़ हुक्मरानी जो है वो किसका है। वैसे तो ये तयन जो है ये पाकिस्तान का आइन, ये जो मेरे सामने है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये तयन कर चुका है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी किसने करनी है, कैसे करनी है।
لیکن کچھ لوگ یا کچھ ادارے جو ہے وہ بہرحال یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اپنی طاقت کے زور پر. تو اب دیکھتے ہیں اس پیٹیشن کا جو ہے انجام کیا ہوتا ہے. ویسے مجھے اس کے اچھے انجام کی توقع نہیں ہے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج بشرا بی بی کو ایک ریلیف ملا ہے. ناظرین عمران خان صاحب کے خلاف چونکہ مقدمات درج کیے گئے اور پھر جب وہ مقدمات کے باوجود باز نہ آئے اور گرفتاری سے 2-3 دن پہلے ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ ان کی ایک ٹیلی فون کال کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے کہ جی ان کو کوشش کی گئی کہ وہ مان جائیں، لیکن جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو پھر 5 تاریخ کو ان کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا اور فیصلہ آنے کے 15-20 منٹ کے بعد جو ہے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور جیل بھی منتقل کر دیا گیا. تو جب یہ دیکھا گیا کہ جی ان کے حوصلے جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہے تو پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ جو بشرا بیگم ہے ان کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے. ان کے خلاف جعلی رسیدیں بنانے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا. ان کے خلاف توشہ خانہ کی جو جعلی رسیدیں اس کے حوالے سے بھی مقدمہ بنایا گیا. تو پھر جو ہے وہ ایک آڈیو اسکینڈل، آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس، وہ اس پر بھی ایک کیس بنایا گیا تھا. تو اس کیس میں بشرا بی بی کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیا تھا اور ان کو بلایا تھا کہ جی آپ سیمپل دیں گی، آپ وائس میچنگ کے لیے آئیں اور اپنی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بیگم نے اپنے وکلاء کے ذریعے چیلنج کیا تھا کہ ایف آئی اے کا یہ جو نوٹس ہے یہ بیانڈ دی جورسڈکشن ہے اور اللیگل ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ قانونی طور پر گنجائش نہیں ہے اس نوٹس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. تو اس میں سٹے گرانٹ کر دیا تھا. تو آج اس کی پھر سماعت تھی. تو آج اس کی جو ہے وہ پھر 30 اکتوبر تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس بابر ستار صاحب ہیں انہوں نے اس میں یعنی جو حکم امتناع یا سٹے جس کو ہم کہتے ہیں اس میں توسیع کر دی ہے. ایف آئی اے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا اوریجنل جو ان کا کام ہے، جو ان کی ڈومین ہے، وہ کام کرنے کی بجائے ایف آئی اے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بطور ایک ٹول کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس ریاست کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے، طاقتور اداروں کی جانب سے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کا کوئی فائدہ ابھی تک ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ کپتان، وہ عمران خان جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا، کچھ لوگ یہ گفتگو کرتے تھے کہ جی انہوں نے بڑی چونکہ لگزوریس لائف گزاری ہے، وہ جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے اور ممی ڈیڈی پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ممی ڈیڈی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے 50 دن سے زیادہ جیل میں گزار کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ تو ممی ڈیڈی ہیں اور نہ ہی ان کے متعلق جو گفتگو کی جاتی تھی وہ درست تھی. ناظرین اداروں کی جانب سے اب اس پر جو ہے وہ یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کس سمت جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے. اگر صورتحال یہی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف جس کو آج اپنی ایک کارنر میٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جس کی ٹوٹل پارلیمانی کلاس جو ہے وہ یا تو روپوش ہے یا جیلوں میں ہے یا ملک سے باہر ہے، تو پاکستان میں الیکشن جو ہے دوسری طرف حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں گے. تو ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں، جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں یا تو روپوش ہیں یا جیلوں میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، تو ملک کی ایک سب سے بڑی پارٹی کو آپ دیوار سے لگا کر دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ اس پر غور کریں، اس پر سوچیں. کسی بھی شخص کو، کسی بھی سیاسی لیڈر کو آپ سیاست سے تو ہرا سکتے ہیں، سیاست سے تو ختم کر سکتے ہیں، جیلیں اور مقدمے تو ان کو مزید طاقتور بناتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے. بھٹو صاحب کو 79 میں پھانسی دی گئی لیکن ان کی پارٹی آج بھی موجود ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں تاریخ سے ناواقف ہے یا انہوں نے کبھی دماغ سے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جیلیں جو ہیں وہ 12 لیڈروں کو بناتی ہیں، لیڈروں کو ختم نہیں کرتی. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.